नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया और चुनावी शंखनाद हो गया। अब सारी नजरें राजनीतिक दलों पर हैं। किस दल से कौन सा योद्धा कहां से चुनावी रणभूमि में उतरेगा, आपको बिहार चुनाव में हर खेमे की सटीक और सॉलिड जानकारी हम देंगे। सबसे पहले बात एनडीए की कर लेते हैं और एनडीए में सीटों के बंटवारे पर महामंथन जारी है। यह बताया जा रहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की वजह से सीटों का ऐलान अभी अधर में अटका हुआ है। दोनों अपने लिए ज्यादा हिस्सेदारी चाह रहे हैं और फिर भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में सीटों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि मैराथन बैठकों का दौर जो जारी है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में सियासी मोर्चाबंदी शुरू हो गई है और अब सबकी निगाहें एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर टिकी हैं। 2025 के चुनावी मुकाबले में टीम एनडीए और टीम महागठबंधन की सीधी भिड़ंत है। सहयोगी दलों के साथ मिलकर दोनों का बड़ी जीत का दावा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है। बात एनडीए की करें तो बीजेपी नेताओं की लगातार सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से सीटों का संभावित फॉर्मूला भी सामने आया है। इसके तहत जेडीयू 103 जबकि बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी-आर को 25 सीटें मिल सकती हैं। मांझी की पार्टी को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे को लेकर अभी एनडीए में फाइनल मुहर नहीं लगी है। एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की ओर से ज्यादा सीटों पर दावा हो रहा है। हम तो यही कहते हैं, हमारी सरकार में हमारी आवाज होगी, हम 20 सीट जीत के आवेंगे तो हम कहेंगे कि एकदम फ्री बिजली कर दीजिए सबको, की कोई जरूरत नहीं है। आप 120 और 25 गिनती क्या कराते हैं? तो इसके लिए आवाज चाहिए। इसके लिए विधानसभा में हम अभी 4 हैं, अत्याचार से अकेला भाव नहीं होता है। इसीलिए हम 20 के तादाद में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में आए। तो ये सारा मुद्दा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू एलजेपी-आर को 20 से 25 सीटें देना चाहती है, जबकि चिराग पासवान चुनाव में 35 सीटें चाहते हैं। 2020 में इतनी सीटें दी जा रही थी तो राहें हमारी अलग हो गई थी। 22 सीटें जी, इतनी सीटों पर हमने अकेले चुनाव लड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस अंक में कोई बात बनने वाली है। पहले हमने 43 पर लड़ा गठबंधन में, उसके बाद अकेले लड़े तो 137 पर लड़े, तो आंकड़े इसी बीच में कहीं होने चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीट समीकरण का पेंच सुलझाने के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव विनोद तावड़े आज या कल में चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस कवायद के बीच बीजेपी की ओर से दावा हो रहा है कि सीट बंटवारे के मुद्दे को जल्द पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा। हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा पूरा कर लिया है। इसी बीच में गठबंधन दल से जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरा हो जाएगा और फिर बचे हुए सिटिंग सीट के बाद जो बचे हुए सीट हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आएगा, हम उस पर फिर चर्चा का एक तिथि तय करके जल्द ही चर्चा करेंगे। किसी तरह का कोई नाराजगी कहीं पर नहीं है। बिहार के चुनावी समर में एनडीए और महागठबंधन दोनों की साख दांव पर है। सहयोगियों के साथ मिलकर इसे जीतने का प्रयास है और उससे पहले सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूले का इंतजार है। पटना से शशि भूषण और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो कहा जाता है सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला बिहार का ही देखा जाता है जब चुनाव आते हैं। तो शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि, एक के बाद एक बैठकें हो रही थी, अभी कुछ वक्त पहले भी खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान से विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान बैठक कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। कुछ निष्कर्ष निकल पाया या नहीं निकल पाया, अभी तक क्या खबर है? देखिए, अगर बातचीत का नतीजा निकल जाता है हिमांशु, तो जो तमाम हमारे सहयोगी बाहर खड़े थे चिराग पासवान के आवास के, उन मीडिया के लोगों से बातचीत की गई होती या एक मैसेजिंग जो होता है वो देने की कोशिश की होती, लेकिन वो चीजें अभी हुई नहीं है। इसका सीधा मतलब ये कि जो गठबंधन की सियासत होती है उसमें बहुत अहम भूमिका होती है
किसी बैठक के बाद नेताओं का बात करना या नहीं करना। तो अगर बातचीत नहीं करी है ना तो बीजेपी के नेताओं ने ना चिराग पासवान ने, तो मतलब ये समझिए कि अंदर कहीं ना कहीं पेंच अभी फंसा हुआ है। और ना केवल चिराग पासवान बल्कि अब तो एक और जो नई खबर आई है हमारे पास, जो हमने साझा भी की है, उसके मुताबिक जीतन राम मांझी भी अब इस पेंच को और ज्यादा लंबा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि चिराग पासवान से जो आज मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान ने, विनोद तावड़े ने, साथ में मंगल पांडे थे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, लेकिन वहां से कुछ ठोस निकला नहीं। और दूसरी खबर ये आई कि जीतन राम मांझी अब कल से 3 दिनों के असम दौरे पर होंगे। केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, और सबसे अहम बात कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत हो रही है बीजेपी के घटक दलों के नेताओं से, उसमें बातचीत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन नहीं कर रहे हैं, हाँ। जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, बल्कि खुद जीतन राम मांझी कर रहे हैं। हमने पटना में भी देखा था, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे उनसे ही मिलने के लिए। तो जीतन राम मांझी अगर कल दोपहर निकल जाएंगे असम के लिए और फिर वो 10 अक्टूबर को लौटेंगे, तो इन 3 दिनों के दौरे में वहां कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ये अपने आप में एक शुभ संकेत नहीं है, बातचीत जल्दी खत्म होने या सीट शेयरिंग के ऐलान होने को लेकर के। दूसरी खबर जो एक मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा था, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था, ऐसी खबर थी कि कल भी चर्चा होगी, कल भी एक बैठक बिहार में होने जा रही है जिसमें सभी दल एनडीए के शामिल होंगे, चिराग पासवान भी होंगे। अब आपने बताया मांझी तो जा रहे हैं। मैं वही कह रहा था हिमांशु कि जीतन राम मांझी अगर उस बैठक में नहीं रहेंगे, जो बैठक कल अगर पटना में होनी है, जो अभी जो खबरें आ रही है, ऐसा नहीं है कि आधिकारिक तौर पे पुष्ट खबरें आती हैं, जो हम नेताओं से पता करते हैं, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, उन्हीं के बिना पे हम। देखिए, चिराग पासवान से जब दिल्ली में पहुंचने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान मिलने, तो किसी ने ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया, लेकिन सोर्सेज ने बताई कि भाई चिराग पासवान के घर पे ये 3 नेता 2 नेता पहुंचेंगे, तो वहां पे वो मूवमेंट हुआ और वो बैठक वाली बात सही निकली। तो इसी तरह से ये जानकारी छन के सामने आई कि कल एनडीए की नेताओं की एक बैठक पटना में हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान भी आज देर रात पटना पहुंच जाएंगे दिल्ली से। कल उनको खगड़िया जाना है, खगड़िया में शहरबन्नी उनका पैतृक गांव है, और वहां रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो उनके पिता की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, तो वहां पर वो कल शिरकत करेंगे। लेकिन जब वो लौटेंगे तो संभव है कि पटना में बैठक हो, लेकिन उस बैठक का मजमून अगर तैयार किया जा रहा है और बीजेपी वाकई अगर डायलॉग करने वाली है कल एनडीए के नेताओं से, तो वैसे वक्त में जीतन राम मांझी का असम दौरा, और उसका पूरा प्रोग्राम हमारे पास है, शेड्यूल है कि जीतन राम मांझी कितने बजे दिल्ली एयरपोर्ट से निकलेंगे, गुवाहाटी पहुंचेंगे, फिर 2 दिनों का उनका पूरा कार्यक्रम है। 10 अक्टूबर को वो दोपहर बाद दिल्ली लौट रहे हैं। तो ये दौरा कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन ये जो दौरा सामने आया है, ये अपने आप में पेच को बढ़ाता है हिमांशु। और जो चिराग पासवान से नेताओं की बात हुई, बीजेपी के नेताओं की, वहां से जो खबरें छन के सामने आई हैं, चिराग पासवान अपनी पार्टी के 2 महत्वपूर्ण नेताओं के लिए 2 ऐसी सीटों पर दावा कर रहे हैं जिन सीटों पर बीजेपी का दावा है एनडीए के अंदर। आप देखिए, ब्रह्मपुर सीट है बक्सर जिले के अंदर, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में ब्रह्मपुर सीट पे हुलास पांडे, जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, वो उनके लिए वो सीट चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं। वहां बीजेपी का दावा है, हालांकि पिछली दफे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी थी, वहां वीआईपी ने चुनाव लड़ा था एनडीए अलायंस के तौर पे, और वहां हुलास पांडे एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पे पिछली बार चुनाव लड़ करके दूसरे नंबर पर रहे थे, आरजेडी के पाले में वो सीट गई थी। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा वोट हासिल करके हमारे उम्मीदवार यहाँ पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि एनडीए के घटक दल के तौर पे वीआईपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। तो इस सीट पे हमारा दावा है। दूसरी जो सीट है वो गोविंदगंज की सीट है, जहां जो बीजेपी की सिटिंग सीट है, सुनील मणि तिवारी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वहां राजू तिवारी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था एलजेपी कैंडिडेट के तौर पे, और वो तीसरे नंबर पर रहे थे, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन वहां भी राजू तिवारी जो है वो 30,000 से ज्यादा वोट लेकर के आए थे। तो उस सीट पे भी क्लेम है, क्योंकि राजू तिवारी जो है वो सबको मालूम है कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो चिराग पासवान के सामने चुनौती है हिमांशु कि अपने पार्टी के 2 प्रमुख चेहरों को अगर वो उनकी पसंदीदा सीट या दावे वाली सीट पर टिकट नहीं दिलवा पाते हैं, वो सीटें नहीं ले पाते हैं,
तो अपनी पार्टी के अंदर वो क्या जवाब देंगे। और आज तो आज मैं वो तस्वीरें भी कसम- देख रहा था शशि, मैं आपको बस थोड़ा सा इस बारे में मैं चाहता हूं कि बिल्कुल। आपकी भी नजर जाए, क्योंकि भाव भंगिमाएं बहुत कुछ कह जाती हैं, तेवर बहुत कुछ कह जाते हैं। और आज जब तस्वीरें आई थी, जब बैठक में चिराग पासवान, जिसमें तावड़े भी थे और जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे, वहां पर आप देखिएगा जो बीजेपी के नेता थे उनके बात करने के तरीका, उनका बैठने का तरीका थोड़ा अलग था। और चिराग पासवान पैर पे पैर रख के बिल्कुल इतने शान से ऐसे बैठे हुए थे। तो ये भी बता रहा है कि चिराग पासवान शायद मन बना चुके हैं कि अपनी कंडीशंस को वो कैसे रख रहे हैं, अपनी शर्तों को उन्होंने आगे रख दिया है। अब गेंद डाल दिया बीजेपी नेताओं के पाले में, झुकने को चिराग पासवान ज्यादा तैयार नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ तो प्रेशर गेम यहां पर चल ही रहा है। देखिए हिमांशु, चिराग पासवान जिस एटीट्यूड के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, हमने देखा उन्होंने पिछले 2020 के चुनाव में हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो चिराग पासवान से बातचीत होती थी या सोर्सेस से बात होती थी, तो हमें इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि चिराग पासवान अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन शायद बीजेपी के लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि चिराग इतना बड़ा डेंट कर सकते हैं, वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं। और उनकी स्ट्रेटजी देखिए, उन्होंने जेडीयू को हिट किया, बीजेपी का हनुमान बताते हुए कहीं बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया। लेकिन जहां बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे 2020 में, अगर जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर आगे सिमट गई तो सबको पता है कि कारण चिराग पासवान थे। लेकिन हाँ, आज जो बैठक की तस्वीरों की आज चर्चा कर रहे हैं, इससे 2 दिन पहले जो पटना में हमने तस्वीर देखी, वो अपने आप में इस बात का बड़ा संकेत थे हिमांशु कि चिराग पासवान ने अपना खेल शुरू कर दिया है एनडीए के अंदर। आप धर्मेंद्र प्रधान उसी कैबिनेट में मंत्री हैं, बीजेपी के बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। सबको पता है कि उनको जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दी है। अमित शाह का टास्क लेकर वो पहुंचे हैं। बावजूद इसके धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन तक रहते हैं, 2.5 दिन तक रहते हैं पटना में। चिराग पासवान पटना में रहने के दौरान भी उससे मुलाकात नहीं करते हैं। खबरें तो यहां तक आई कि चिराग पासवान फोन पर भी बातचीत करने को तैयार नहीं थे। अब अगर धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज मुलाकात की है उन्होंने दिल्ली में जाकर के आवास पे, तो इस बात को भी समझना होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जरूर इस मामले में कहीं हस्तक्षेप करके बात को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन चिराग शायद धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत नहीं करना चाहते थे, विनोद तावड़े से बातचीत नहीं करना चाहते थे, ये भी हकीकत है। संभव है कि चिराग पासवान चाहते हों कि उनको कोई कमिटमेंट प्रधानमंत्री के स्तर पे मिले या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके स्तर पे मिले। अब इसमें किसने मतलब कौन सी भूमिका पूरा खेल शशि अभी यही बताया जा रहा है कि मेरी अहमियत है तो पूरा सम्मान मिलना चाहिए और उस सम्मान से कम में कुछ बर्दाश्त होगा नहीं। तो अभी यही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, बात एनडीए की करी तो महागठबंधन की भी बात कर लेते हैं। और महागठबंधन में भी सीट के बंटवारे पर अगर आप सोच रहे हैं सब ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेच वहां भी फंसा हुआ है। मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों ने शर्त रख दी है। बहुत सी कयासबाजी के बीच बातचीत हो रही है ताकि जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सके। और खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने पर अब तक सहमति नहीं बनी है। वो खुद को करते रहे, लेकिन तेजस्वी इस बार बिहार में बदलाव का दावा कर रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद क्या अब मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव की आरजेडी की दावेदारी को कांग्रेस खुलकर समर्थन देगी, जो अब तक नहीं दे पाई है? और सीट बंटवारे पर अब तक जो सस्पेंस बना हुआ है, एक रिपोर्ट देखिए आप पहले। बिहार की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा हो रहा है। सीट बंटवारे पर एनडीए में मंथन जारी है। उधर सूत्रों के मुताबिक आज महागठबंधन की सीटों के बंटवारे के ऐलान की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को हुई महागठबंधन के नेताओं की बैठक में ही सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर मुहर लग गई थी। बस इंतजार था विधानसभा की चुनाव की तारीख आने का। 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं।
सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी 145 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिल सकती हैं। सहनी की वीआईपी के खाते में 18 से 20 सीटें आ सकती हैं, जबकि 22 सीटें लेफ्ट पार्टियों को मिल सकती हैं। एक एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया। महागठबंधन में भले ही सीट बंटवारों का मसला सुलझा दिख रहा है, लेकिन यहाँ चुनाव से पहले ही अपनी अपनी दावेदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, बात बन गई है। हाँ सब है। सबसे अहम बात ये है कि चुनाव के ऐलान के बाद भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने पर हिचकिचा रही है। उधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की घोषणा कर सकते हैं, जिसके बाद चुनावी रण और तेज होगा। पटना से शशि भूषण और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। शशि, अभी हम एनडीए की बात कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन की भी स्थिति ज्यादा अलग है नहीं। अब यहाँ पर सहनी साहब हैं जो डिमांड तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की तरफ से उनको कुछ और सीटें 18 करीब सीट देने की बात की है। वहीं सीपीआई एमएल अब ये भी बता रहे हैं कि डिमांड बढ़ सकती है, जो आज ही कुछ खबर आई थी। वहां क्या हालात है ये बताइए। हिमांशु, देखिए, दोनों गठबंधनों के अंदर अभी तस्वीर साफ तो हुई नहीं है, लेकिन एक बात जो हम कह सकते हैं कि कम से कम महागठबंधन के जो नेता हैं वो पहले से बैठ रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले से बन गई। हाँ। और बैठकों का दौर बहुत लंबा चला है। कल रात में तो 2 बजे तक बैठे थे महागठबंधन के नेता, मुकेश सहनी, कृष्णा लवरू, राजेश राम, शकील अहमद खान, तेजस्वी यादव, संजय यादव। इन तमाम नेताओं ने कल आधी रात के ज्यादा वक्त तक बैठक की। खुद मुकेश सहनी आज ये बात बता रहे थे। और बंद कमरे के अंदर जो बैठकों का दौर है वो आज भी जारी रहेगा। शाम 7 बजे से तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास पे बैठक बुलाई गई है। तमाम घटक दलों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। चूंकि एक चुनौती है कांग्रेस के सामने भी कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। सभी दल ये चाहते हैं। वाम दलों का तो ये कहना है कि हम छोटी पार्टियां हैं, चंदा जुटा करके चुनाव लड़ते हैं, बड़े संसाधन हमारे पास है नहीं। हमारे उम्मीदवारों को अगर देर से घोषणा करने की स्थिति हुई तो हम तो चुनाव में वैसे ही पिछड़ जाएंगे। लेकिन इस सब दावों के बीच, जो अपनी अपनी समस्याओं हैं उसके बीच, कोई भी सीट कम करने को तैयार नहीं है। सीट अगर कम करनी है तो कांग्रेस को कम करनी होगी, आरजेडी को कम करनी होगी, क्योंकि पिछली दफे गठबंधन में मुकेश सहनी थे नहीं। इस बार मुकेश सहनी की एंट्री हुई है। इसके अलावा जेएमएम है, हेमंत सोरेन की पार्टी, और जो पशुपति पारस की पार्टी है उनको भी 1-2 सीटें मिलनी है। तो सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 130 का आंकड़ा जो होगा वो आरजेडी के पास होगा। 55, 56, 57 जो भी नंबर फिट बैठे वो नंबर कांग्रेस के पास आएंगे, क्योंकि 70 सीट तो इस बार मिलने वाली कांग्रेस को भी नहीं है जो पिछले चुनाव में मिली थी। अब रही बात लेफ्ट के दलों की, तो लेफ्ट के दलों में सबसे बड़ा जो आंकड़ा है, नंबर है, वो पिछले दफे 19 था माले का। इस बार वो संख्या 21-22 के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि एसपी भी खुद चाहते हैं कि माले का जनाधार जो शाहबाद के और मगध के इलाके में है उसका भरपूर फायदा लिया जाए। अब जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं लेफ्ट के अंदर, सीपीएम और सीपीआई, इन दोनों ने मिलकर पिछली दफे 10 सीटें लड़ी थी। तो वहां भी आप इस बार 11-12 का आंकड़ा देख सकते हैं कि 1-2 सीट वो भी चाहते हैं बढ़ जाए। नंबर तो ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन वहां भी निगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन खेल कहां फंसा है? खेल फंसा है मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी जो पिछली दफे महागठबंधन में नहीं थे, महागठबंधन के सीट बंटवारे के वक्त तेजस्वी यादव के बगल में बैठ के उन्होंने विद्रोह किया, आरोप लगाए, और उसके बाद वो एनडीए के कुनबे में आ गए। 11 सीटें वहां मिली, और जो जीत के विधायक सामने आए वो विधायक बाद में चले गए बीजेपी में। उनकी कहानी यही है। लेकिन मुकेश सहनी इस बार 40 सीटों से शुरुआत करते हैं महागठबंधन में, और बातचीत जो है वो बड़ी दिलचस्प है हिमांशु, कि 19-20 तक उनकी बातों को एडजस्ट करने की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुष्ट खबरें नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको 19-20 पे एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है
कि तेजस्वी यादव या आरजेडी कह लीजिए, उनके कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों को वीआईपी के सिंबल पे चुनाव मैदान में उतारा जाए। और मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी ये शर्त है कि अगर 18, 20 या 19 जो भी नंबर उनको मिलते हैं उसमें उम्मीदवारों को उतारने की स्वतंत्रता उनके पास हो। दूसरा ये कि डिप्टी सीएम के तौर पे उनके चेहरे का ऐलान हो। लेकिन यहां भी पेंच कांग्रेस की तरफ जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। तो पूरी स्थिति, मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चे जो एक पजल खेलते हैं, कई बार बड़े उसको रह जाते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो फंसे हुए हैं अच्छा, नंबर गेम में। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने बताया कि देखिए तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि खुद को मुख्यमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो शेर की तरह दहाड़े, वो अपना नाम ले चुके हैं। सहनी साहब कह चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री अरे वही बनेंगे, और उसमें कोई बात है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, और कांग्रेस यहाँ पर चुप्पी साधे हुए है। ये चल क्या रहा है? देखिए, चल ये रहा है कि कांग्रेस को भी मालूम है कि वो 70 सीटें इस बार नहीं ले पाएगी गठबंधन के अंदर। और ये जब एक बड़ा कोई हिस्सेदार आता है या कोई दूसरी पार्टियां आती हैं तो ये सबको एडजस्ट करना होता है। इतना गणित तो अलायंस का कांग्रेस भी समझती है। लेकिन कांग्रेस की असल शर्त क्या है? कांग्रेस यहां पर ये चाहती है कि पिछली दफे जो 70 सीटें दी गई थी, उन 70 सीटों में 22 ऐसी सीटें थी। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि 22 ऐसी सीटें थी जो पिछले 2-3 चुनावों में, विधानसभा चुनाव दर तो वो सीटें एनडीए के पाले में रही हैं, वो बीजेपी या जेडीयू जीतती रही है। तो वैसी सीटें कांग्रेस को दे दी गई। तो हमारे पास जो सीटें, मतलब कांग्रेस को 20 में दी गई, उन सीटों में हमारे मजबूत सीटें नहीं थी हमारे पास। अच्छा। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू बार बार ये कहते रहे हैं कि जो मजबूत सीटें हो दूसरे गठबंधन की, उन सीटों का भी बंटवारा हो। ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस की झोली में डाल दी जाए। तो वहां टफ कंटेस्ट है, तो वहां आरजेडी भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, वाम दल भी लड़े, वीआईपी भी लड़े। तो कांग्रेस ना केवल शहरी सीटें जो है वो केवल नहीं चाहती, कांग्रेस ग्रामीण सीटें भी चाहती है, क्योंकि सबको मालूम है कि शहरी सीटों पे बीजेपी ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस वहां एक्सरसाइज कर रही है, वहां डायलॉग कर रही है, और उस डायलॉग में जहां पेच फंसा है उस वजह से बातचीत बन नहीं पा रही है। नंबर कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मेरे को ये बताइए, मुझे ये बताइए शशि, क्योंकि इतने चुनावों का आपका अनुभव है, आप वहां के हर राजनीतिक दल, वहां की हर राजनीतिक शख्सियत को बखूबी जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं, वो किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह का दबाव बनाते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। गठबंधन के ऊपर भी ये दबाव है कि जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। दोनों तरफ एनडीए और महागठबंधन क्या जल्द से जल्द इस समस्या से समाधान पालेंगे, खासतौर पर चिराग पासवान और सहनी? देखिए, मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है तेजस्वी यादव का आवास पे, क्योंकि डी राजा भी पहुंचे हैं, लेफ्ट के एक घटक दल के महत्वपूर्ण नेता हैं, तो उन्होंने जो अप्रोच दिखाया है वो लालू यादव से भी बातचीत करने की क्षमता वो रखते हैं। हालांकि अब तक लालू यादव की एंट्री इस अलायंस वाले सीट शेयरिंग वाले मामले में हुई नहीं है, तेजस्वी अपने तरीके से डील कर रहे हैं। लेकिन आज की बैठक जो 7 बजे से शुरू होगी तेजस्वी यादव के आवास पे, वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी। और एक बात जो बताना बेहद जरूरी है हिमांशु, कि अब केवल नंबर पे बात नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बीजेपी में अमित शाह जब चुनाव की रणनीति बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो वो घटक दलों के उम्मीदवारों को भी जमीन पर उनके समीकरण से कसते हैं कि वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, उनकी विनेबिलिटी फैक्टर कितना है उनके पास। ऐसे ही तर्ज पे इस बार तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। आप केवल सीट पर क्लेम मत करिए, आपके पास उम्मीदवार कौन है, समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, जीतने की स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों को सीट टू सीट एनालाइज करने के बाद ही अब आगे बढ़ने की स्थिति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। एनडीए के अंदर थोड़ा पेंच अभी फंसा है। चिराग पासवान आज रात में आएंगे पटना, कल दोपहर के बाद तक शायद इंगेज रहे खगड़िया वाले कार्यक्रम में। उसके बाद अगर वो लौटते भी हैं तो वो जीतन राम मांझी नहीं रहेंगे, तो क्या उनकी जगह संतोष सुमन जाएंगे बातचीत करने। ये चीजें ऐसी हैं जिन चीजों का, जिन सवालों का जवाब हमको तलाशना होगा और देखना होगा कि कैसे ये गतिरोध खत्म होता है। रूठा है तो मना लेंगे, अब कौन रूठेगा, कौन किसको मनाया जाएगा, कितनी सीटों में एडजस्ट किया जाएगा। मैं देखिए फिर कहता हूं, सबसे रोमांचक मुकाबला बिहार का ही होता है, और बिहार में अभी तो मान मनोबल का दौर जारी है, कल भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के चुनाव को प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने दिलचस्प बना दिया है। वो किंग बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे, या वोट कटुआ जिसे कहा जाता है वो रह जाएंगे। कल प्रशांत किशोर ने अपना विनिंग फॉर्मूला बताया कि किस तरह वो चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है,
तो जितने आप लोग पत्रकार अनुभवी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तीसरे का विकल्प का जगह कहाँ है, तो आप समझिए कि पहले तो भाई दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है, मतलब 28% लोगों ने तो पहले से इनको नकारा हुआ है। तो उस 28% का एक बड़ा वर्ग जो है वो जनसुराज को वोट करेगा। और दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा आलोचक है, आपकी गणना को ही मान ले कि भैया दोनों का वोट थोड़ा थोड़ा काटेगा। मान लीजिए आपका जो भी गणना, हमारे पास तो थर्मामीटर है नहीं कि बता दें किसका कटेगा कितना, लेकिन इतना तो सब मान रहे हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, किसी का ज्यादा थोड़ा किसी का कम। अगर दोनों दल का 10-10% भी नुकसान हुआ तो उसमें जोड़ दो भैया 28% और 10-10% दोनों का काट दीजिए, कहानी खत्म। आपको लग रहा है कि भैया ये अरे ये कैसे होगा, हमको दिख रहा है कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें आज तक।